ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान सर के साथ खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है। दिन की सबसे बड़ी खबर है दरअसल आज आपके काम की खबर। वो खबर है नीतियों से जुड़ी, ऐसी नीतियां जो सीधे असर डालेंगी फ्रॉड्स पर। एक खबर है जीएसटी से जुड़ी, एक खबर है इकोनॉमिक ऑफेंडर से जुड़ी। अब विशेष पहचान दी जाएगी ऐसे लोगों को जो फ्रॉड करेंगे। एक खबर है आपके मोबाइल पर आने वाली कॉल्स को, जो अनवांटेड कॉल्स हैं उसके लिए ट्राई क्या कर रही है, इस खबर को भी जानेंगे। खबरें कुछ और भी हैं, उसके लिए देखिए आप ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे दाल की महंगाई की खबर से। दाल की महंगाई पर चौकन्नी हुई सरकार। हेल्थ इंश्योरेंस में सरोगेसी होगी शामिल। फर्जी कॉल्स पर ट्राई के नए दिशा निर्देश। अब लगाया जाएगा मुफ्त जन कल्याण योजनाओं का हिसाब किताब। गो फर्स्ट संकट से निपटने की तैयारी कैसे कर रही सरकार, और आर्थिक अपराध करने वालों को मिलेगी खास पहचान। ये खास पहचान भी बड़ी खराब पहचान होगी, क्योंकि सबको ये पता होगा कि हम आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं। हाल के दिनों में तुअर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने इसके आयात को बढ़ाने की तैयारी कर दी है शुरू। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार से तुअर का आयात बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों ने वहां के अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी है। देश में इस साल तुअर के उत्पादन में करीब 13% गिरावट का अनुमान है। इस साल 36.66 लाख टन तुअर उत्पादन आंका गया है, जो 4 वर्षों में सबसे कम फसल है। कम उपज की वजह से इसकी कीमतों में तेजी भी देखी जा रही है। सर, क्या दिक्कतें आ सकती हैं म्यांमार से आयात में? शुभम, महंगाई के आंकड़े पिछले हफ्ते आए जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन दो महत्वपूर्ण दालें जो कि भारत में जिनके उत्पादन में कमी आई है वो महंगाई के आने वाले दबाव का संकेत दे रही है। एक दाल है तुअर जो पिजनपी है, और दूसरी उड़द है जो ब्लैक मैटपी है। इन दोनों दालों का उत्पादन भी भारत में कम है और कीमतों में बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। इसके लिए भारत के पास यही विकल्प है कि वो म्यांमार से आयात करे, और म्यांमार के साथ आयात को लेकर उलझन बढ़ रही है। उलझन इसलिए बढ़ी है क्योंकि म्यांमार में जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ होल्डिंग शुरू कर दी है भारत में बढ़ती हुई मांग को देखकर, और ये उन्होंने भारत में आने वाले समय में कीमतें बढ़ने की संभावनाओं के कारण आपूर्ति सीमित कर दी है सरकार को जबकि सरकार ने, अगर आप मनी सेंट्रल रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि सरकार लगातार भारत के दाल व्यापारियों से कह रही है कि जल्दी से जल्दी वो दाल का आयात कर लें म्यांमार और बाकी देशों से। अब स्थितियां इस तरीके की हैं कि सरकार ने प्राइवेट ट्रेडर्स को, म्यांमार के प्राइवेट ट्रेडर्स को ये चेतावनी दी है, भारत की सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर ये भंडार या होल्डिंग नहीं रोकी गई तो फिर प्राइवेट ट्रेड ही बंद कर दिया जाएगा, और सरकार के साथ बात करके, यानी G2G गवर्नमेंट से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही दाल की खरीद की जाएगी, और सीधी दाल सरकार ही खरीदेगी, वहाँ सरकार खरीदकर भारत सरकार को बेचेगी, यानी सरकारों के बीच में ये ट्रेड होगा। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बाजार में शायद म्यांमार से आने वाली दाल की आपूर्ति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन चूँकि भारतीय बाजार में दाल की कमी है, इसलिए म्यांमार के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी जहाँ से भारत में दाल आयात होती है वहाँ कीमतें बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में अब सरोगेसी का इलाज भी शामिल होगा। बीमा नियामक इरडा ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अपने स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने को कहा है। यानी बीमा कंपनियों को अब सरोगेट मदर का उपचार, डिलीवरी के दौरान खर्च और डिलीवरी के बाद का जो खर्च है वो भी उठाना होगा। सर, क्या नए नियम तय करने की बात हो रही है? 12 महीने के कवर देने की बात है सरोगेसी मदर को, या जो डोनर मदर्स हैं, जो भारत में जिस तरह से डोनिंग और जो आर्टिफिशियल फर्टिलिटी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, इसे देखते हुए एक बड़ा हिस्सा था जिसमें बीमा कंपनियां आमतौर पर सरोगेट मदर्स के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्रदान नहीं करती थी। अब इरडा के आदेश के बाद भारत में इस वर्ग को भी बीमा की सुरक्षा मिल सकेगी। 12 महीने के लिए कम से कम बीमा पॉलिसी दी जा सकेगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की तरफ से रिलायंस जियो और एयरटेल के खिलाफ प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेकर दी गई शिकायत के बाद ट्राई अब प्रेडेटरी प्राइसिंग के सभी मामलों की जांच कर रहा है। इन सभी जांच में सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल प्लान्स की जांच की जाएगी। इसमें सभी तरीके के प्लान्स शामिल होंगे। सर, ये क्या है प्रेडेटरी प्राइसिंग और क्या क्या शामिल किया जाएगा इसमें? इस खबर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आप भी मोबाइल उपभोक्ता होंगे ही, और आप इस खबर के जरिए भी समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन के प्लान आ रहे हैं उनमें आने वाले समय में क्या बदलाव होता है।
भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने खासतौर से जियो और एयरटेल ने ऐसा प्राइसिंग स्ट्रक्चर बना रखा है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा के हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसा वोडाफोन ने अपनी शिकायत में कहा है। इसका एक हिस्सा अभी हम देख चुके हैं जियो सिनेमा के संदर्भ में, जहां जियो सिनेमा और हॉटस्टार के बीच में विवाद शुरू हुआ था। इसमें जियो सिनेमा IPL की फ्री स्ट्रीमिंग की सुविधा दे रहा था। ऐसी ही लगभग स्थिति 5G और 4G आने के बाद हुई थी। नियमों के हिसाब से कंपनियां फ्री डेटा नहीं दे सकती, लंबे समय तक डेटा की प्राइसिंग को कम नहीं रख सकती, पर इस बाजार को में बड़ा हिस्सा लेने के लिए कंपनियों ने इस तरीके की प्राइसिंग कर रखे हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑफिशियल जो शिकायत गई है उसके हिसाब से जो जियो और भारती ने अनलिमिटेड डेटा 5G टैरिफ प्लान में देना शुरू किया है, उस पर कोई कैप नहीं लगाई है। वोडाफोन की शिकायत है कि अनलिमिटेड डेटा देने से तो बाकी कंपनियों के पास कुछ नहीं बचेगा। वोडाफोन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। हम आगे खबर और आपको बताएंगे वोडाफोन की स्थिति में कि वोडाफोन के पास क्या हो रहा है। लेकिन इसने भारत में टैरिफ प्लान्स को लेकर रिव्यू का पूरा रास्ता खोल दिया है। लंबे समय से भारत में मोबाइल कंपनियों के टैरिफ की समीक्षा नहीं हुई है। ये नहीं पता चला है कि वो कैसे प्राइसिंग करती हैं। कंपनियों ने हाल फिलहाल में अपने टैरिफ बढ़ाए भी हैं, एंट्री लेवल के प्लान भी बढ़ाए हैं, खासतौर से प्रीपेड प्लान्स में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो अब शायद TRI इस कोशिश में है कि इन टैरिफ प्लान्स को बेहतर किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए और प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसी व्यवस्था रोकी जा सके। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आपको मिलने वाला फ्री डेटा थोड़ा कम हो सकता है। कंपनियां आने वाले समय में अगर TRI ने सख्ती की तो आपको देने वाले मुफ्त डेटा में कटौती कर सकती हैं। आपको एक सीमा से अधिक अपना ग्राहक बनाने के लिए डेटा या बाकी सुविधाओं का लालच नहीं दे पाएंगे। और एक बिजनेस का असर दूसरे बिजनेस पर भी दिख रहा है। रिलायंस जियो के OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा अब पूरी तरीके से फ्री नहीं रह जाएगा। जियो सिनेमा ने हॉलीवुड कंटेंट के लिए अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स की तरह एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया। इस प्लान की कीमत 999 रुपये है। एक सब्सक्रिप्शन प्लान पर 4 डिवाइस काम कर सकेंगी। 4 डिवाइस पर एक ही प्लान चल जाएगा। प्ले स्टोर पर दर्ज आंकड़े अगर देखें तो जियो सिनेमा ऐप को अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। सर, एक और खबर आज इस बीच आई थी, वो ये आई थी कि ट्राई जो है अनवांटेड कॉल्स को लेकर नए दिशा निर्देश दे रहा है। क्या वो दिशा निर्देश है? अनवांटेड कॉल्स, व्हाट्सएप से आने वाली फेक कॉल्स बहुत बड़ी चुनौती और समस्या बनी है TRI के लिए। TRI लगातार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस बात के लिए समझाने के तैयार करने की कोशिश कर रहा है, बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। जबकि आपके फ़ोन पर आने वाली कॉमर्शियल और अनचाही कॉल्स बढ़ती जा रही हैं। TRI ने अपने ताज़े दिशा निर्देश में सारी कंपनियों से कहा है कि उन्हें अब एक नए तरीके का टेम्पलेट और फॉर्मेट बनाना होगा, जिस फॉर्मेट में ये तय करना होगा कि सारे लोग उसी तरीके से कॉमर्शियल कॉल्स भेजें, कॉमर्शियल SMS भेजें या मैसेजेस भेजें। ये इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो अनसॉलिसिटेड कॉल्स आ रही हैं ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत में ग्राहकों के लिए। तो अब करना क्या होगा? कंपनियों को एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उस स्ट्रक्चर में कैसे URL होंगे, कैसा APK होगा, कैसे लिंक्स होंगे, कैसे कॉल बैक नंबर्स होंगे, इनका एक फॉर्मेट होगा। उसी फॉर्मेट का मैसेज आएगा, उस तरीके की कॉल आएगी, आप पहचान कर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी कही है TRI ने कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने पास एक अथॉरिटी बनानी चाहिए, यानी सारी कंपनियां मिलकर एक अथॉरिटी अपॉइंट करें और वो अथॉरिटी इस टेम्पलेट का, ये जो पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी, इसका एक मानक पैमाना तय करे जिससे कि इसे रेगुलेट किया जा सके। कोशिश कितनी सफल होगी पता नहीं, लेकिन हम पिछले 6-7 महीनों से TRI की तमाम कोशिशों के बाद शुभम ना तो अनवांटेड कॉल या कमर्शियल कॉल्स में कोई कमी देख पा रहे हैं, बल्कि आए दिन ये दिन भर आने वाली समस्या है जो लगातार लोग फेस कर रहे हैं। 5G टेलीकॉम सेवाओं में तो वोडाफोन आइडिया है ही नहीं, और जहां है 4G वहां लगातार गिरावट देखी जा रही है ग्राहकों की संख्या में। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के आंकड़े देखें तो फरवरी में 13 लाख से ज़्यादा ग्राहकों ने वोडाफोन की सेवाएं छोड़ी हैं। कंपनी के लिए ग्राहकों को छोड़कर जाने का ये 21 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वोडाफोन पर भारी कर्ज का बोझ भी है। उसकी वजह से कंपनी 4G टेलीकॉम सेवाओं को चलाने के लिए सही तरह से निवेश नहीं कर पा रही है, कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस वजह से भी ग्राहक वोडाफोन आइडिया को छोड़ रहे हैं। सर, क्या हो रहा है ये वोडाफोन आइडिया के भीतर? वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस में बेहद तेज गिरावट है, और जो आंकड़ा शुभ ने बताया 4G सर्विस में वोडाफोन एक तो लेट शुरू हुआ था, और अब जब बाजार में 5G की प्रतिस्पर्धा है तो 4G से वाले बड़े हिस्से में ग्राहक उसे छोड़ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि वोडाफोन के पास उतनी 5G सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, यानी 5G लेने वाले लोग वोडाफोन की सर्विस से बाहर निकलकर बाकी कंपनियों की 5G सर्विस ले रहे हैं। जो सब्सक्राइबर शेयर वोडा का वो 16 बेसिस पॉइंट गिरा है, जबकि इस रेशियो में अगर आप भारती और एयरटेल के शेयर को देखें तो बाजार में उनके शेयर में बढ़ोतरी हुई है। वोडाफोन के लिए सेवाधारकों की संख्या में गिरावट बेहद चुनौतीपूर्ण खबर है। कंपनी वैसे ही गंभीर वित्तीय संकट में है, भुगतान नहीं कर पा रही है, सरकार से बेल आउट मांग रही है, पूंजी मिलने में दिक्कत है, बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है। जो उसके रेवेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 4G के ग्राहक, जहां से थोड़ा बेहतर रेवेन्यू आता था, जहां से अच्छा रेवेन्यू आता था, वो भी छोड़ कर निकल रहे हैं, और ये वोडाफोन की सर्वाइवल के लिए बड़ी चुनौती है मौजूदा हालात में। और इसीलिए अगर आप देखें
है कि वोडाफोन लगातार टैरिफ को लेकर, टैरिफ में कटौती को लेकर, टैरिफ में प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेकर टीआरआई के पास दबाव बना रही है। उसकी ये भी वजह यह है कि जियो और रिलायंस ने न केवल 5G पूरे देश के अधिकतर हिस्सों में लॉन्च कर दिया है, शुरू कर दिया है, बल्कि बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक ढंग से उसकी प्राइसिंग भी कर रहे हैं। उस प्राइसिंग का असर भी वोडाफोन के ग्राहकों को दिखाई पड़ रहा है। वोडाफोन के लिए आने वाले 3-4 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आने वाले 3-4 महीनों में वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या में गिरावट नहीं रुकी या नए ग्राहक नहीं जुड़े तो फिर कंपनी के अस्तित्व के लिए और नई चुनौतियां खड़ी होंगी। सरकार की तरफ से नागरिकों को मुफ्त में चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं पर होने वाले कुल खर्च और उस खर्च से लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर की गणना की जाएगी। सरकार पता करेगी कि उसकी योजनाओं से आर्थिक तौर पर नागरिकों को कितनी मदद मिलती है और गरीबी दरअसल कितनी कम हुई। सर, ये करने की जरूरत क्यों बढ़ रही है? ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के कई सारे आयाम हैं। अगर आप इसे कर्नाटक चुनाव के नतीजों के संदर्भ में देखें तो लगातार इस बात की टिप्पणियां की जा रही हैं अलग अलग जगह से कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके के वादे किए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो पॉपुलिस्ट वादे थे और उनके कारण राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने में मदद की। अन्य राज्यों के, अन्य राज्य सरकारों की तरफ से भी किए गए वादों पर सवाल उठता है। लेकिन ये अपने आप में पहल बेहद महत्वपूर्ण है। इससे दो चीज़ें हमें जानना भारत में बहुत ज़रूरी है कि सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, लोगों के जीवन पर उनके असर का। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत अधिकांश सरकार की योजनाएं या तो टैक्स पेयर के पैसे से चलती हैं या बचतकर्ताओं के पैसे से चलती हैं। या तो हम अपनी बैंक में जो बचत रखते हैं सरकार उससे कर्ज लेती है, या जो हम टैक्स देते हैं उससे सरकार की योजनाएं चलती हैं। तो ये जो चलने वाली असंख्य योजनाएं हैं, इनका मूल्यांकन कैसे किया जाए और ये पता चलाया जाए, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। सरकार इसे करने के लिए सरकार को हिम्मत चाहिए और एक प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस अगर शुरू होता है तो अच्छी बात होगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ हमें यह भी पता चलेगा कि सब्सिडी किसे माना जाए, फ्रीबी किसे माना जाए, पॉपुलिज्म किसे माना जाए, किस व्यवस्था को, किस सुविधा को आप सही माने और किसको गलत माने। इस पर देश में ओपन लोकतंत्र में खुली बहस होनी चाहिए कि सस्ता अनाज देना मुफ्त सुविधा है या किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना मुफ्त सुविधा है, या कंपनियों को सस्ती ई बाइक बेचने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी मुफ्त सुविधा है, या स्कूलों में फीस की कटौती मुफ्त सुविधा है। बहुत तरह तरीके के प्रोत्साहन अलग अलग जगह हैं और यह कहना भी सही नहीं है कि भारत में प्रोत्साहन केवल गरीब या कमाए वर्ग की आबादी को मिलते हैं। प्रोत्साहनों का उतना ही बड़ा जखीरा सरकार, कंपनियों के लिए भी है, उद्योगों के लिए भी, उन्हें भी असंख्य तरीके के प्रोत्साहन मिलते हैं और इस बिना पर मिलते हैं कि वो भारत में निवेश करेंगे और उससे रोजगार आएंगे। तो उनको जो प्रोत्साहन मिलते हैं उनसे क्या उतने रोजगार आते हैं, ऐसा उतना जॉब जनरेशन होता है, ये भी आंकने की ज़रूरत है। यहाँ से ये बहस शुरू होनी चाहिए और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि देश में पता चले कि जो सरकार जिन स्कीमों पर पैसा खर्च करती उससे लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ ये भी पता चल रहा है कि शायद सरकार ये भी आंकने की कोशिश करेगी कि इन स्कीमों का महंगाई पर क्या असर पड़ता है, जीवन जीने की लागत पर भी इसका क्या असर आता है। और अगर आप इस पूरी बहस के सारे आयाम समझना चाहते हैं, विस्तार से इसके आंकड़ों के साथ तथ्य पकड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एक इकोनॉमिकम देखिएगा। इसका टाइटल था कौन सी रेवड़ियाँ अच्छी कौन सी बुरी, सब्सिडीज़ फ्रीवीज़ पे किया हुआ ये पूरा इकोनॉमिकम था। देख रहा है विनोद, ये इसका टाइटल था और ये करीब हमने 8 महीने पहले किया था। इसको आप अगर देखेंगे, समझेंगे तो ये जो सरकार आज करने जा रही है इसके तथ्य आंकड़े आप वहाँ से पकड़ सकते हैं। आगे चर्चा महंगाई पर। फल सब्जियों और तेल तिलहन की कीमतों में आई गिरावट की वजह से अप्रैल के दौरान थोक महंगाई दर 0 के नीचे चली गई। अप्रैल में थोक महंगाई नेगेटिव 0.92% रही है। ये 34 महीने का सबसे निचला स्तर है। बीते 11 महीने से थोक महंगाई दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसका असर रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर भी दिख सकता है। पिछले हफ्ते सरकार ने रिटेल महंगाई के भी आंकड़े जारी किए थे। रिटेल महंगाई अप्रैल के दौरान 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह 18 महीने के निचला स्तर 4.7% का है। रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई की जो मौद्रिक पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, उसके असर दिख रहे हैं। सर, आंकड़ों के भीतर क्या है? महंगाई के आंकड़े अब काफ़ी उलझाऊ और काफ़ी कुछ बताने से ज़्यादा काफ़ी कुछ छिपाते हैं। जब खुदरा महंगाई के आंकड़े आए तो हमारे सामने जो टॉप लाइन आंकड़ा था उस हिसाब से भारत में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन थी 18 महीने के लोएस्ट लेवल पर थी। हालांकि अगर इसमें बेस इफेक्ट का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि पिछले साल इसी समय महंगाई की दर काफ़ी ऊंची थी। पर इस महंगाई के भीतर 2-3 महत्वपूर्ण संकेत हैं जिनके आधार पर भविष्य में महंगाई की संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है और शायद ये आंकड़े रिजर्व बैंक को सतर्क करेंगे। पहली चीज़, इस महंगाई के आंकड़े के भीतर भारत में अनाज की महंगाई अभी भी लगभग 14% के आसपास है, 13.67% के आसपास है। ये उस समय है जब खरीफ की फसल बाजार में रबी की फसल बाजार में आ रही है, यानी रबी की खरीद ऑलमोस्ट हो चुकी है सरकार के हिसाब से और बाजार में उपलब्ध है। ये उस समय है जबकि खरीफ का उत्पादन कमोबेश ठीक रहा था, उत्पादन ठीक रहा था। इसके बीच में भी भारत में अनाज की जो कि सबसे महत्वपूर्ण महंगाई वो 14% के आसपास खड़ी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दूध की महंगाई
8% से 9% के बीच घूम रही है। ये भी दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण महंगाई है जो पिछले 1 साल से लगातार बढ़ रही, और इन दोनों के मामले में इस साल महंगाई बढ़ते रहने की संभावनाएं, आकलन बनते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि खाने वाले तेल की महंगाई भी करीब 10% के आसपास दिखाई दे रही है इन आंकड़ों में। तो आपकी थाली के जो 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनमें महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से 2 गुने स्तर पर 6% के स्तर से काफ़ी ऊपर दिखती है खाद्य में। लेकिन जहां महंगाई कम हुई है, अंडों की महंगाई कम हुई, सब्जियों की महंगाई कम हुई, जिसके असर से हमने महंगाई की कीमतों में गिरावट देखी है। सर्विसेज की साइड से या बाकी उत्पादों की साइड से क्लॉथिंग और फुटवियर की, कपड़ों की और फुटवियर की महंगाई भी 7% से ऊपर बनी हुई है, 7 से 8% के आसपास बनी हुई। ये खुदरा महंगाई के भीतर की तस्वीर है जो आने वाले समय में हमें महंगाई की ट्रेजेक्ट्री को, महंगाई की संभावनाओं की तरफ इशारा करेगी। अधिकतर बेस मेटल की कीमत में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू और विदेशी बाजार में स्टील, कॉपर, जिंक, निकल की कीमतों में भारी गिरावट है। कॉपर का भाव तो कीमतों के लिहाज से 5 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर है और वहां पर मंदी की आशंका की वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। सर, क्या बता रहे हैं आंकड़े, क्या है वजह? कमोडिटीज़ की महंगाई में गिरावट को आप भारत की थोक महंगाई में गिरावट से भी जोड़ सकते हैं। पहली चीज़ तो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतों में तेज गिरावट चीन की तरफ से अच्छी रिकवरी ना दिखाने के कारण आ रही है। ये माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में उतनी तेज डिमांड या उतनी अच्छी डिमांड नहीं आएगी जैसी कि संभावना थी, इसलिए एक तरफ से सारी प्रमुख कमोडिटीज़, कॉपर, जिंक और अन्य कमोडिटीज़, और सोने में तो तेजी बनी हुई थी, वहाँ भी बिकवाली सामने दिखाई दी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। कंज्यूमर्स की जो सेंटिमेंट के आंकड़े, उपभोक्ताओं की खपत के आंकड़े, वो भी इसका इशारा कर रहे हैं कि शायद अमेरिका में मंदी की संभावना दिखाई देगी। इधर भारत में भी अगर आप इसी आंकड़े को जोड़ थोड़ा सा आगे ले जाकर देखें तो आज भारत में थोक महंगाई का आंकड़ा आया, और शुभ थोक महंगाई की भारत में पहली बार जुलाई 2020 के बाद निगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई। ये आंकड़ा भी समझना बेहद दिलचस्प है कि जब आप बाजार में आमतौर पर महसूस करने वाली महंगाई देख रहे हैं तो थोक महंगाई में गिरावट तेज दिखाई देती है, और इस गिरावट में प्राइमरी आर्टिकल की इन्फ्लेशन करीब 1.6% है, फूड आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन 3.4% है। ये बेहद पेचीदा परिस्थिति है। आप इसे इस तरफ से भी देख सकते हैं कि भारत में महंगाई एकदम तेजी से घटी है, थोक महंगाई में कमी आई, और दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि भारत में स्टैगफ्लेशन के संकेत भी हैं। यानी एक किस्म से थोक महंगाई जो प्रोड्यूसर्स की साइड्स की महंगाई है, वहाँ अब कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। लेकिन क्या इतनी ही कमी हमें खुदरा महंगाई में रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी आने वाले समय में? अभी खुदरा महंगाई के अंदर, रिटेल महंगाई के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बने हुए हैं। ओवरऑल ये दोनों महंगाई की परिस्थिति रिजर्व बैंक के लिए तस्वीर बनाती है कि रिजर्व बैंक अपनी मौजूदा नीति पर आने वाले समय में जारी रह सकता है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जो उसने विराम दिया था, या जो अल्प विराम दिया था, जो पॉज दिया था, उसे वो शायद जारी रखेगा। इस बीच सिल्वर पर जुड़ी एक खबर और है जो अपडेट के तौर पर आपके लिए। सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी सिल्वर ETF की लोकप्रियता निवेशकों के लिए धीरे धीरे बढ़ रही है। NSE के मुताबिक 31 मार्च तक सिल्वर ETF के तहत प्रबंधन अधीन संपत्तियां यानी AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 792 करोड़ रुपए हो गया। 31 मार्च तक 7 सिल्वर ETF लॉन्च हो चुके हैं और इन्हें बाजार में आए हुए अभी केवल 1 ही साल हुआ है। सबसे पहला सिल्वर ETF ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा अदानी समूह की। हिंडनबर्ग के रिसर्च के बाद लगातार संकट में फंसा अदानी समूह अब पैसे जुटाने के लिए योजना बना रहा है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज 12,500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। वहीं अदानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। रुपए जुटाने की योजना दरअसल QIP के जरिए बनाई जा रही है। सर, ये जो पैसा जुटाया जाएगा इसका होगा क्या? शुभम, अडानी समूह के लिए अगले 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं हर तरह से। जो निवेशक हैं उनकी दृष्टि से भी, जो पॉलिसी की दृष्टि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अडानी समूह 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। इसमें अधिकांश स्वाभाविक सी बात है कर्ज चुकाने के लिए जाएगा। पिछले 3-4 महीने में अडानी समूह ने कर्ज जुटाने की असंख्य कोशिशें की, पर कहीं से नया कर्ज मिलता दिखाई नहीं दिया। जापान के बैंकों से बात की गई। ये सारी जरूरतें उस संदर्भ में समझना जरूरी है। अब अडानी समूह के पास एक ही विकल्प है कि वो अपनी इक्विटी बेचे, अपनी हिस्सेदारी बेचे और उसके बाद पैसा लेकर आए ताकि कर्ज चुकाया जा सके, और जो पूंजी खर्च है परियोजनाओं को चलाने के लिए उसकी व्यवस्था की जा सके, क्योंकि नया कर्ज मिलने की संभावना नहीं है। पर इसमें अधिकांश पैसा कर्ज उतारने के लिए ही जाएगा, क्योंकि कर्ज की देनदारियां भी आगे खड़ी हुई हैं जो आने वाली हैं। तो हाँ, इसमें 12,500 करोड़ रुपए अडानी एंटरप्राइजेस की हिस्सेदारी बेचकर और 8,500 करोड़ रुपए अडानी ट्रांसमिशन की हिस्सेदारी बेचा जाएगा। अडानी ग्रीन से भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। अब यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो बाद में निकल कर आएंगी। पहली चीज़,
सवाल नंबर 1, अडानी समूह इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए कितना डिस्काउंट देगा अपने मौजूदा कीमत पर, क्योंकि GQG इससे पहली बिक्री थी जिसे डिस्काउंट पर बेचा गया था। बाजार इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक और बेचैन होगा कि अडानी समूह इस अपने मौजूदा स्थिति में, जबकि दबाव है कर्ज का और इस पैसे को लाने की कोशिश हो रही है, किस कीमत पर इसे बेचा जाएगा। एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस बिक्री के बाद इससे आए हुए फंड के इस्तेमाल के लिए अडानी समूह किस तरीके की योजना बना रहा है, इस पर भी लोगों की निगाह होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो अडानी समूह के साथ है कि ये सारी की सारी बिक्री अगले 2-3 महीने में होनी है, जब सेबी की रिपोर्ट आनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा संकेत दिया है कि सेबी को अपनी जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का समय दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। अब इन सारे घटनाक्रमों के बीच में अडानी समूह QIP के थ्रू, क्वालिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू इसकी बिक्री करने वाला। ये वो इन्वेस्टर्स हैं, ये शेयर बाजार में शेयर जारी नहीं किए जाते, पर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो स्टॉक्स में बदलने वाले डिबेंचर के तौर पर। तो 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण है अडानी समूह के लिए। कई सारे घटनाक्रम एक साथ इस समूह के साथ घूमेंगे। बाजार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव और हलचल है अडानी के स्टॉक्स में। अब चर्चा गो फर्स्ट समूह की। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइंस गो फर्स्ट की घटना का असर अब व्यापक होता दिख रहा है। खबर यह है कि ग्लोबल एविएशन लीजिंग वॉचडॉग ने इस घटना के बाद भारत को नेगेटिव आउटलुक के साथ वॉच लिस्ट में डाल दिया। स्वाभाविक है इसका असर उन तमाम एयरलाइंस पर पड़ेगा जो लीज पर एयरक्राफ्ट लेती हैं, क्योंकि अब भारत की किसी भी एयरलाइंस जब वो लीज के लिए एयरक्राफ्ट लेने जाएगी तो उसको उस नज़र से देखा जाएगा कि हाँ ये भारत से आ रही है, जहाँ पर गो फर्स्ट का मामला हुआ था। एक खबर और आई, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP ने NCLT को ये बताया कि कंपनी ने अब तक किसी भी लेनदार का डिफॉल्ट नहीं किया है। बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे, नहीं उड़ने की स्थिति में थे, इस वजह से कंपनी पर लेनदारियां बढ़ गईं, जिस वजह से ये नौबत आई है। IRP ने बताया कि भाई कंपनी की कोई गलती नहीं है, भाई हवाई जहाज उड़ नहीं रहे थे और कंपनी की देनदारियां लगातार बढ़ी थी, इस वजह से ये नौबत आ गई है। सर, पहला सवाल ये, वॉचडॉग ने क्या कहा और इसका असर क्या होगा? शुभम, ये जैसा शुभम आपको बताया, घटनाक्रम बड़ा इसलिए हो रहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़े एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस की जो संस्था है, संगठन है, उसने भारत में लीजिंग बिजनेस को लेकर खतरा जाहिर कर दिया। और ये बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया का पूरा एविएशन बिजनेस इन लीजिंग कंपनियों के सहारे चलता है। ये कंपनियां ही जहाज लीज करके देती हैं दुनिया भर के विमानन कंपनियों को। भारत की NCLT व्यवस्था के तहत अब ये लग रहा है कि गो फर्स्ट ने NCLT को इस बात के लिए तैयार कर लिया है और मॉरेटोरियम ले लिया है, यानी जितने जहाज गो फर्स्ट के पास हैं उन्हें अब ये लेजर अपने कब्जे में नहीं ले सकेंगे। और इसके बाद भारत में लीजिंग बिजनेस को लेकर काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक तो भारत में लीज देने में कंपनियां हिचकेंगी, दूसरा लीज से पहले काफ़ी रिस्क कवरेज और इंश्योरेंस मांगे जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे इंश्योरेंस भी होते हैं, और भारत की बाकी विमान कंपनियों को गो फर्स्ट की दिवालियापन की कीमत चुकानी पड़ेगी, उनसे महंगे लीज के चार्जेज वसूले जाएंगे। इससे पहले भारत में चूंकि ट्रैफिक बूम था, नई कंपनियां आ रही थी, तो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां भारत को लेकर काफ़ी उत्साहित थीं और उन्होंने कई सारी जगह आगे बढ़कर भारतीय बाजार में जहाज़ों को लीज पर दिया था। ये भारत के एविएशन बाजार के लिए चुनौती बढ़ने की शुरुआत है। सर, सरकार अब इससे निपटने की तैयारी कैसे कर रही है? सरकार की तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे हैं शुभम, जो आज चर्चा हुई कि सरकार के लिए इसलिए संकेत क्यों है कि अगर लीजिंग कंपनियों ने इस तरीके से भारतीय बाजार में किराए बढ़ा दिए तो उसका असर लोगों के किराए पर पड़ेगा, जो आप टिकटें बेचते हैं उनके किराए पर पड़ेगा, और विमान सेवाओं के लिए भी जहाज़ों की उपलब्धता सीमित हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि लीजिंग कंपनियां गो फर्स्ट का भले ही NCLT के कारण कुछ न कर पाएँ, लेकिन बाकी कंपनियों को जहाज़ देने में वो चुनौती करेंगे। अब गो फर्स्ट की समस्या के बाद भारत एक बिल पास करने वाला की तैयारी कर रहा है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जिसको कि केपटाउन कन्वेंशन बिल कहते हैं। केपटाउन कन्वेंशन बिल इस तरीके का बिल है जिसमें दुनिया की जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां हैं उन्हें दिवालियापन की प्रक्रिया से, एयरक्राफ्ट जब्ती की प्रक्रिया से छूट दी जाती है। यानी कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होती है, कोई कंपनी दिवालिया होती है, संकट में फंसती है, तो उसके एयरक्राफ्ट उसके पास जो है वो संकट में नहीं फंसेंगे, उन एयरक्राफ्ट को बाहर कर दिया जाएगा। इस बात के संकेत मिल रहे हैं। भारत में भी इस तरीके का कानून उपलब्ध नहीं था। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। सरकार इकोनॉमिक फ्रॉड करने वाले लोगों की एक डिजिटल पहचान तय करने जा रही है। इकोनॉमिक फ्रॉड करने वाली कंपनी या व्यक्ति को पहचान कर इस तरह का कोड दिया जा सकता है और उस कोड को यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड कहा जाएगा। ये कोड इकोनॉमिक फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के आधार पर
और कंपनी के पैन से लिंक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड के लिए सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने करीब 2.5 लाख इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का डेटाबेस तैयार किया है। सर, ये क्या व्यवस्था है, क्या लागू होने जा रहा है, कैसे काम करेगी? सरकार के पास अब 2.5 लाख से ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की सूचनाएं पहुंच चुकी हैं, डेटाबेस पहुंच चुका है। आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से रिजर्व बैंक और बैंकों के साथ मिलकर तमाम इकोनॉमिक अपराधों की सूचनाएं इकट्ठी कर रहा है। रिजर्व बैंक ने एक सेंट्रलाइज पोर्टल भी बनाया था, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास भी सूचनाएं पहुंची। ये अपने तरीके का बड़ा रेडिकल, बड़ा क्रांतिकारी तरीके की व्यवस्था होने वाली है। इस व्यवस्था के तहत सरकार इस तैयारी में है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जिन्होंने ऑफेंड किए और उनकी सूचना है, उनके आधार और पैन के साथ उन्हें एक स्पेशल नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर के साथ उनकी एक पूरी प्रोफाइल होगी। उस प्रोफाइल को कोई भी जांच सकेगा जिसे कारोबार करना है। होगा ये कि अगर ये प्रक्रिया लागू होती है तो एक सिस्टम के साथ एक कोड जनरेट होगा और उस कोड जनरेट होने में उन्हें इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के साथ डील करने में, किसी बैंक को काम करने में, कारोबार करने में सतर्कता बरतनी होगी। या हो सकता है बैंकों से ये भी कहा जाए कि अगर उनके साथ डील कर रहे हैं तो वो अपनी जोखिम पर इसका इस्तेमाल करें। ये कामकाज को में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि इस इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की लिस्ट में किनको शामिल किया जाएगा। क्या छोटे फ्रॉड करने वालों को ही रखा जाएगा, या जो बड़े बैंक फ्रॉड करने वाले लोग हैं, बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर ये आता है तो भारत में पहली बार इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का एक डेटाबेस क्रिएट होगा जो बैंकों के लिए कम से कम, जिन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है, वित्तीय संस्थाओं को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उन्हें बचाने में मदद करेगा। सर, क्यों कर रही है सरकार ऐसा? इससे फायदा क्या होगा? सरकार की 2 कोशिश है। पहली चीज तो ये कि बैंकों के पास इतना सब होने के बाद भी सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक नहीं है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के अपना नाम बदल देते हैं, अपनी पहचान बदल देते हैं। एक खाते में एक बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, दूसरे बैंक को कोई पता नहीं होता है कि इन्होंने कहां पर किस तरीके का फ्रॉड किया। वो डेटाबेस का एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। हर बैंक के पास शिकायतें हैं, हर बैंक के पास इकोनॉमिक फ्रॉडस्टर्स की जानकारी है। अब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के बाद कम से कम बैंक इस व्यवस्था से जाएंगे कि उन्हें अगर उस आधार और पैन के साथ कोई स्पेशल कोड या नंबर जुड़ा हुआ है, कोई पहचान जुड़ी हुई है, तो उन्हें पता रहेगा कि ये व्यक्ति कैसा है और उसके साथ वित्तीय कारोबार कैसे किया जाए। अगली जो खबर है वो है जीएसटी से जुड़ी। वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फर्जी टैक्स इनवॉइस और छूटे इनपुट टैक्स क्रेडिट की पहचान के लिए टैक्स अधिकारियों की तरफ से टैक्स चुकाने वालों के रियल टाइम बैंकिंग लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। यानी कि अब जीएसटी के अधिकारी को पता होगा कि आप रियल टाइम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ कर रहे हैं। कई रिपोर्ट ऐसी अभी हाल फिलहाल में आई थी जिनमें ये कहा गया था कि फर्जी टैक्स इनवॉइस का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी पता चला था कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल कंपनियों के जरिए भी टैक्स चोरी हो रही है। सर, जीएसटी की नई व्यवस्था कैसे काम करेगी, क्या लाभ? ये भी काफी बड़ा घटनाक्रम है। जीएसटी के ढांचे में, डीएसटी के डेटाबेस में भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के डेटा रियल टाइम डेटाबेस शामिल नहीं थे। जीएसटी के डेटाबेस में जो कंपनियों के बीच में हो रहे ट्रांजैक्शन है या कंपनियों टैक्स विभाग के बीच में हो रहे ट्रांजैक्शन, वो शामिल है। एक हिस्सा इनकम टैक्स की साइड से भी होता था, क्योंकि जीएसटी की मॉनिटरिंग इनकम टैक्स के दायरे में भी आती है, पैन नंबर भी जीएसटी का हिस्सा होता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीएसटी के डेटाबेस में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डेटा भी शामिल किए जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां अगर फर्जी तौर से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रही हैं या इनवाइसिंग में फेरबदल कर रही हैं और उससे जो फायदे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके बैंक के खाते में जा रहे हैं, जिन्हें पता नहीं था। अभी तक हमें ध्यान रखना है कि अभी तक इनकम टैक्स को तो बैंक खातों की जानकारी होती थी, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको बैंक खाते डिक्लेयर करने पड़ते थे जहां से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पर जीएसटी को बैंक खातों में, जीएसटी की अथॉरिटीज़ को बैंक खातों में एक्सेस मिलना काफ़ी बड़ा बदलाव है। और जीएसटी ने पिछले 2-3 महीनों में अपने सतर्कता अभियान में काफ़ी सख्ती की है और बहुत तरह से अपने डेटाबेस के जरिए इसकी जानकारी एकत्र की है कि कहाँ फ्रॉड हो रहे हैं। ये जानकारी भी जीएसटी के डेटाबेस से निकली और इसलिए अब आपके बैंक खाते में अगर आप कारोबारी हैं तो आपके बैंक खाते पर भी जीएसटी की नज़र होगी। एक और ऐसी ही खबर, किसी वस्तु या सेवा के ऑफर में बताए गए प्राइस से अगर कोई कंपनी ज़्यादा पैसा वसूलती है तो आप उसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में कर सकते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के पास इस तरह के मामले सामने आए हैं जिनमें कई लोगों ने कहा है कि कंपनियां ऑफर में कुछ और प्राइस बताती हैं और जब आप फाइनल पेमेंट करने जाते हैं तब कोई और प्राइस बताया जाता है, इससे कुछ ज़्यादा प्राइस वसूला जाता है। उपभोक्ता विभाग ने इस तरह के मामलों को डार्क पैटर्न बताया। सर, क्या है ये डार्क पैटर्न, कैसे काम करता है? डार्क पैटर्न से बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। जैसे आपने किसी सर्विस का फ्री ट्रायल लिया और उस सर्विस के भीतर ही उसका सब्सक्रिप्शन इनबिल्ट है। 2 महीने 3 महीने के फ्री ट्रायल के बाद आपका सब्सक्रिप्शन शुरू हो गया और आपको पता नहीं है। यूरोप में इस तरीके की कंपनियों पर काफ़ी पेनल्टी लगाई गई है।
व्यवस्था ये है कि उस फ्री ट्रायल के बाद आपको सब्सक्रिप्शन शुरू करने से पहले आपसे पूछा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, डिजिटल बिलिंग में, डिजिटल खरीद में बहुत जगह सेवाओं में ऐसा होता है कि जो आपको कार्ड प्राइस दिख रहा है, जो प्रिंट प्राइस दिख रहा है, जब आप फाइनल पेमेंट करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे तरीके के शुल्क या बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। ये पैटर्न इंटरनेट इकोनॉमी में पारदर्शिता की दृष्टि से बेहद गलत है और इसका नुकसान भी है। भारत में भी इसके लिए कोई व्यवस्था प्राइसिंग के तौर पर नहीं है। यूरोप में डार्क पैटर्न इसे इसलिए कहा जाता है कि कंपनियां इसके जरिए बहुत सारी हिडन चार्जेस लगाकर पैसा वसूलती हैं। आपको जो वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है सामान, उससे कहीं महंगा मिलता है। अब अगर ऐसा कुछ होता है, आप ऐसा नोटिस करते हैं, तो भारत का कंज्यूमर विभाग एक हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। इस हेल्पलाइन में जाकर आप उस कंपनी के अगेंस्ट अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और कई खासतौर से जिन कंपनियों के कामकाज पर इसमें निगाह रहेगी, उसमें फूड डिलीवरी ऐप्स जोमेटो और स्विगी हैं और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां इस तरीके की शिकायतें देखी जाती हैं। एक और सूचना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर सफाई दी है जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया था कि किसी बैंक खाते को एनपीए घोषित करने से पहले खातेदार का पक्ष जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खातेदार का पक्ष जानने के लिए उसे व्यक्तिगत तौर पर बैंक के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मार्च में फैसला सुनाया था, जिस पर सफाई के लिए स्टेट बैंक ने याचिका दाखिल की थी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं झटपट खबरें। गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ढूंढना और उसे ब्लॉक करना आसान हो जाएगा। सरकार की तरफ से इस हफ्ते ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है जिसके जरिए चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढना आसान हो जाएगा। सेंट्रल इक्विपमेंट अथॉरिटी रजिस्ट्री यानी CEIR नाम से इस ट्रैकिंग सिस्टम का हाल ही के कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर परीक्षण किया गया और अब इसे देश भर में लॉन्च किया जाएगा। 17 मई इसकी तारीख है। 17 मई से ये पूरे देश में पैन इंडिया लॉन्च हो जाएगा। IDBI बैंक को खरीदने के लिए 2 खरीदारों के नाम सामने आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और प्रेम वास्ता की फेयरफॉक्स इंडिया होल्डिंग ने IDBI बैंक को खरीदने के लिए इच्छा जताई है। दोनों ही खरीदार इस बैंक में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत भी देने को तैयार हैं। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें हिस्सेदारी बिकने के बाद भी सरकार के पास ठीक ठाक हिस्सेदारी रह जाएगी। दोनों ही खरीदारों ने यह कहा है कि मौजूदा बैंकिंग कारोबार में IDBI बैंक का जो कारोबार है उसके विलय की कोई योजना नहीं है, उसके पक्ष में वो नहीं है। एक खबर NHI से आपको ध्यान होगा, हमने इकोनॉमिकम भी किया था, पिछले हफ्ते मनी सेंट्रल में भी डिस्कशन किया था कि NHI का कर्ज लगातार समस्या बनता जा रहा है। एक इसका और पक्ष सामने आया आज। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली सरकारी कंपनी NHI पर कर्ज का भारी बोझ है और उस बोझ का ब्याज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 27-28 तक NHI की डेट सर्विसिंग का खर्च 53,239 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो फिलहाल 33,261 करोड़ रुपए। डेट सर्विसिंग को आसान भाषा में समझिए तो जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज इतना हो जाएगा। NHI का टोल नाकों पर इस साल 50 से 55,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, यानी इस साल जितनी कमाई हो रही है उतना 5 साल बाद कर्ज का ब्याज देना होगा। सर, कोई टिप्पणी आपकी? NHI के कर्ज की समस्या लगातार बढ़ रही है। सरकार के भीतर भी इसको लेकर काफ़ी उथल पुथल है। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। तो आप देखिए, एक और महत्वपूर्ण खबर चलते चलते जानिए कि ONGC ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी गैस खोज परियोजना को बंद कर दिया है। ONGC दमन में एक दमन में जो एक बड़ी गैस खोज परियोजना पर काम कर रही थी, इसके लिए लाइसेंस के लिए बिड भी मांगे गए थे दमन में, और इससे माना जा रहा था कि अगर ये परियोजना शुरू होती तो भारत में जो गैस का प्रोडक्शन है वो 4 से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे से 2 गुना किया जा सकता था। लेकिन ना तो इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बिड करने आई और जिन भारतीय कंपनियों ने बिड किया उन्होंने सही प्राइसेस कोट नहीं किए हैं। यह भारत की गैस आत्मनिर्भरता को लेकर बड़ा झटका है। हम इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं इकोनॉमिकम में कि भारत में पेट्रोल की आत्मनिर्भरता तो चुनौती है ही, नेचुरल गैस की आत्मनिर्भरता उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में नेचुरल गैस फील्ड है नहीं और यह दमन की जो गैस फील्ड थी, इस गैस फील्ड पर काफ़ी कुछ दारोमदार था। और ऐसी खबर आ रही है कि ONGC ने फिलहाल इस परियोजना को और इसके टेंडर को रद्द कर दिया है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। मनी सेंट्रल में तो करीब 10-12 खबरें होती हैं जिनका हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं दिन की जो आपके लिए जानना जरूरी होती है, विश्लेषण उनका जरूरी होता है। तो इन सब खबरों को आप कहाँ ढूंढ सकते हैं? बहुत आसान है। अब आप केवल www.money9.com दबाइए और आपको 7 भाषाओं में ये तमाम खबरें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, विश्लेषण के साथ मिल जाएंगी। ब्रेकिंग ब्रीफ एक बड़ा खास तरीके का सेक्शन है। यहाँ आप जाइए, यहाँ आपको खबर जो अभी ताज़ा ब्रेक हो रही है इसका इंसाइट मिल जाएगा, इसके आंकड़े मिल जाएंगे, इसका डेटा मिल जाएगा। एक एक्सक्लूसिव सेक्शन है हमारी वेबसाइट पर, बहुत जैसा आप ये फुटेज देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। जो एक्सक्लूसिव सेक्शन है इसमें किसी एक
खबर का विस्तार से हमने जो कवरेज किया अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में, वो आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जाना ना भूलिए, ऐसी तमाम खबरें दिन भर आती हैं। मनी सेंट्रल में तो हम 10-12 खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी खबरें जो आपको जानना ज़रूरी हैं, ये हमारी वेबसाइट पर हैं। तो वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए और अपने सुझाव हमको ज़रूर भेजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही